बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आप सबको जुमा मुबारक। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। अभी मैंने हील्स नहीं पहनी है, मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था कि मैं बहुत छोटी लगी हूं, तो मैं ट्राई करी थी कि मैं इमरान हसन के सो यू वर एक्चुअली फीलिंग द हील द फील। अच्छा, व्हाटएवर। गुड मॉर्निंग आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह आपकी हो चुकी है। आज की सुबह जरा सियासी सुबह है, हमें मालूम है। जो लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ओब्वियसली वो इसलिए आज सुबह चैनल्स ट्यून करके बैठे हैं क्योंकि आज ओपोजिशन का बहुत बड़ा जलसा, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होगा। हुकूमत ने उसको रोकने की भी कोशिश की, फिर इजाजत भी दे दी, लेकिन सियासी बड़ी गर्मा गर्मी है। वर्ल्ड फूड डे भी है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे शो में आज। हम जो कि पॉलिटिकल हैपनिंग तो है ही है, उस पर हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे सेगमेंट्स भी हैं। फ्लैग्स का सेगमेंट है हमारा और पोल भी है। बिल्कुल। और पोल क्या है जी? ऑपोजिशन का जो ये जलसा है, हुकूमत को क्या टफ टाइम दे पाएगा या उनके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, ये पोल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपने अपने जो कहने राय देनी है, ओपिनियन देनी है इस हवाले से, शो के एंड में हम इसके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। बिल्कुल आपको बताएंगे और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने फीडबैक अब तक दिया है। सो बताइएगा क्या ये ओपोजिशन का जो जलसा है, जिससे ओपोजिशन को बड़ी उम्मीदें हैं, जिससे ओपोजिशन टेक ऑफ करना चाह रही है इस मूवमेंट को और कहती है कि दिसंबर में हुकूमत को घर भेज, क्या ये जलसा टफ टाइम दे पाएगा गवर्नमेंट को या नहीं? इस पे हाँ या ना में बताइएगा। हम प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सियासी दर्जा हरारत अरूज पर। पीटीएम में आज गुजरावाला में बड़ा जलसा करने को तैयार। ओपोजिशन जो मर्जी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तारीखी तस्वीर को दौरे हाजिर के रंगों में ढालने वाली माहीन सुहेल से करवाएंगे आपकी मुलाकात। सेगमेंट फ्लैग्स में WHO पाकिस्तान के कंट्री हेड डॉक्टर महिपाला होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लेजेंडरी अदाकारा सबिया खानम के मद्दाह आज उनका 50वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज के सेगमेंट में हमारे पास न्यूज़ के साथ साथ बहुत सारे एंटरटेनिंग सेगमेंट्स भी हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं आज के अखबार। सबसे पहले सैड न्यूज़ हम कह लें एक्सप्रेस की हमारी जो टॉप स्टोरी है रोजनामा एक्सप्रेस की, गवादर और शुमाली वजीरिस्तान के हवाले से, जहां दहशतगर्द हमलों में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 20 अफराद शहीद हो गए। रजबिक में गाड़ी पर IED हमले में 24 साल कैप्टन उमर फारूक समेत 6 जवान, कोस्टल हाईवे पर फायरिंग से 7 FC एहलकार और 7 सिविलियन मुहाफिज भी शहीद हो गए। और माड़ा में OGDCL के काफिले को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए, ताहम ये कौम के सबूत 20 कौम के सबूत कौम पर कुर्बान हो गए। हम इनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनके लवाहिकीन के लिए दुआ भी करते हैं। इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की जाए तो हमारे पास न्यूज़ है, पाकिस्तान आइज $1.2 billion addition debt relief from G20. Government also signs $1.15 billion new financing agreements with World Bank. Pakistan could receive moratorium on $950 million principal repayments and $200 million interest payments. Pakistan is expected to get additional temporary debt relief of nearly $1.2 billion after the world's richest nations agreed to extend debt relief initiative for the poorest nations by another 6 months to June. So this from Express Tribune. खबर तो अच्छी है, लेकिन हम जब तक अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? इस पे बात भी करेंगे। इदारे कौम को प्यारे इस्तेहकाम पे डाल दिया है पाकिस्तान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, कहते हैं हमारी सुपर लीड है। कौमी दौलत लूटने वाले NRO की तलाश में है। बाबर अवान से उन्होंने गुफ्तगू की, पनाहगाह का दौरा किया वज़ीर आज़म ने। इसके अलावा सियाहत के बारे में भी इजलास मुनक्किद हुआ, उसको भी चेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने। विद दैट हाउसिंग के लिए इजाजतनामे आसान बनाने की भी वज़ीर आज़म ने हिदायत की। ये हमारी दूसरी स्टोरी है जिसकी डिटेल आप हमारे रोजनामा एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी अगर आप चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज अखबार। और अब हम बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। जी, बड़ी खबर के मसले होते हैं सुबह सुबह मुझे।
अच्छा जी, बड़ी खबर में बात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में पीडीएम के पहले जलसे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में ऑपोजिशन अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है और इसी सिलसिले में जिन्ना स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। सियासी दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो भी उरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बयानबाजी, इल्जामात, जवाबी इल्जामात और चैलेंजेस का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। बहुत अरसे के बाद जलसा हो रहा है जिसमें हम देखेंगे खिताब होंगे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के लिए भी सो इज़ द पॉलिटिशियन, हम सब के लिए जो सियासी जलसे होते हैं ना, उसमें एक बड़ा एक एक्साइटमेंट होती है मुझे। तो एक तरफ लीगी कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज कारकुनों का आज लहू गरबाने जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म और उनके खिलाड़ी भी ओपोजिशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने ओपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला किया है और पार्लिमानी इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया है। उधर हम सेनेट की बात करें और कौमी असम्बली की बात करें तो उनके भी इजलास आज बुला लिए गए हैं। धुआंधार तकारीर वहाँ पर भी हो सकती हैं। इस वक्त हमें हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज शाहिद मुनीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वेन्यू के ऊपर मौजूद हैं स्टेडियम के। उनसे जरा एक तो तैयारियों के बारे में पूछते हैं, सेटअप के बारे में पूछते हैं कितना ग्रैंड है, और एक्सपेक्टेशंस भी पूछ लेते हैं बीइंग जर्नलिस्ट क्या देख रहे हैं। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप मुझे सुन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि कितना जबरदस्त सेटअप लगाया गया है जिससे आपको ये लगता है कि एक बेहतर क्राउड पुल हो पाएगा। दूसरा, ओवरऑल गुजरावाला इस वक्त क्या पीएमएलएन और ऑपोजिशन पुल कर पा रही है क्राउड को यहाँ पे लाने के लिए? देखिए यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जिन्ना स्टेडियम की थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी चाहिए अपने नाजरीन को। यहाँ पर सबसे पहला 1970 की दिहाई के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जलसा किया, जो बड़ा तारीखी खिताब था, जिसमें उन्होंने अपना कोट फेंक दिया। यहाँ पर मरहूम ज़ियाउल हक ने भी यहाँ पर किया और उनको रूज मिला। यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक ने, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने यहाँ पर खिताब किया, मियाँ नवाज शरीफ ने यहाँ पर खिताब किया, इमरान खान ने यहाँ पर खिताब किया। सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाहिद सियासतदान थी जो यहाँ पर खिताब नहीं कर सकी। अच्छा। हालात ये है कि गुजरावाला में 6 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 14 सूबाई सीटें हैं, सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के पास हैं। इसीलिए इस वेन्यू को चुना गया, क्योंकि गुजरावाला के लोगों ने जहाँ पर कोई भी तहरीक हुई है उसका स्टार्ट यहाँ से बूम मिला है सबको। गुजरावाला को इसलिए चुना गया कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि ये शहर उनका कला है। यहाँ पर एक सीट अशरफ अंसारी जो मुस्लिम लीग नून के थे, जो बागी एमपीओ में शामिल हो चुके हैं, वो भी आज 11 बजे अपनी एक रैली निकालने जा रहे हैं, गो के उनको इजाजत नहीं मिली। 11 लाख के करीब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने वोट लिए थे 2018 के इलेक्शन में। अच्छा। इसलिए यहाँ पर चुना गया है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि देवबंद मकतब फिक्र के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मदारस हैं, क्योंकि पीडीएम के कायद मौलाना फजल रहमान हैं। ये शहर इसलिए भी चुना गया है कि यहाँ पर मदारिस के तलबा की भी बड़ी कसीर तादाद होगी। हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे हमने मस्जिद के तलबा को जब जलसे इस तरह के इनेकाद किया जाता है तो हम देखते हैं कि दिन के आगाज में ही अक्सर तो जयाले हैं वो सुबह ही ग्राउंड का रुख करना शुरू कर देते हैं जहाँ जलसा होता है। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पर? क्या अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ या अभी अरेंजमेंट ही जारी है? यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जलसा 3 बजे शुरू होना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तादाद जमा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक सितारा पाकिस्तान के बड़े पहलवान, मैं व्यू में दिखा भी सकता हूँ थोड़ा सा, ये अपनी एक टीम लेके आए, हाथों में इन्होंने गुर्स पकड़े हुए हैं। चूंकि गुजरावाला पहलवानों का भी शहर है तो इन्होंने अपने गुर्स पकड़े हुए हैं, जिसके साथ सुबह से ये नाराबाजी करते हुए यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम में पहुंचे हैं। और अभी जलसा 3 बजे है। यहाँ पर लोग टोलियों की शक्ल में आते हैं और नाराबाजी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर टोलियों की शक्ल में आए। ठीक है, अच्छा शायद ये भी बताइएगा, हुकूमत का जो मुआहदा हुआ था ओपोजिशन के साथ, इस जलसे की इजाजत दी गई थी, उसमें कुछ एसओपीज तय किए गए थे और उन एसओपीज में सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस के हवाले से कहा गया था कि कोरोना वायरस के तहत एसओपीज का ख्याल रखा जाए। क्या जो इंतजाम है उसमें एसओपीज का ख्याल आपको नजर आ रहा है, रखा गया है? इमरान, देखिए यहाँ पर जो 28 के करीब थे एसओपीज, उसमें असले की नुमाइश थी और सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा, कोरोना का इशू था। आप सोशल डिस्टेंस देख सकते हैं, कुर्सियां जो लगाई गई हैं गुजरावाला के स्टेडियम के अंदर, यहाँ पर जो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखा गया है। यहाँ पर जो रात को जो चैलेंजेस शुरू हो गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि अगर वो स्टेडियम भर दें तो हम उनको मान जाएंगे, और साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से परवेज रशीद की तरफ से कहा गया अगर हम भर दें तो क्या वो रिजाइन कर देंगे। मैंने जैसे बताया कि 11 लाख के करीब यहाँ पर वोटर है। सियासत में 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक वोटर
और एक कारकुन निकलता है, वोटर जाहिर है वो इलेक्शन के अलावा नहीं निकलता। लेकिन गुजरांवाला की जो साबिक हिस्ट्री है उसके मुताबिक यहाँ पर जिसने भी जलसा किया है उसका स्टेडियम भर गया है, और सिर्फ मुस्लिम लीग नून करती थी तो यह स्टेडियम भर जाता था। यहाँ पर जो पूरा स्टेडियम है, ये भी हम जानना चाहेंगे शाहिद साहब कि ये सिर्फ एक मखसूस पार्टी की नुमाइंदगी हमें नजर आ रही है अवाम की जानिब से, PMLN की, या दीगर पार्टियां भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके कारकुन भी यहाँ पर हैं? देखिए, सारे यहाँ पर PDM के जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं उन्होंने भी दौरा किया है। सही। कल से पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर अपने दौरे कर रही है। तमाम पार्टियों के कारकुन जो है यहाँ पर मुतहर्रक दिखाई देते हैं। जिन्ना स्टेडियम के अंदर जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो इसका जो पवेलियन है चारों अतराफ में, उसमें 20,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। और अगर हम पिंडाल की बात करें, स्टेडियम की ग्राउंड की बात करें तो 10,000। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये विकेट के बिल्कुल लगाया गया है, स्टेज लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पर गुंजाइश रह जाती है पवेलियन के अंदर 16,000 के करीब और पिंडाल के अंदर 6,000, यानी सिर्फ 21,000 लोग यहाँ पर भरना है। और जो साबिक हिस्ट्री है हमने पहले जो लगता है कि हो जाएगा। अच्छा शायद एक मूड भी होता है जब पॉलिटिकल जलसे हो रहे होते हैं, शहर का एक मूड होता है, और गुजरांवाला के लोग जिंदा दिलान तो वो भी हैं ओब्वियसली, फिर आपने कहा नून लीग का गढ़ भी है। शहर का मूड क्या लग रहा है आपको इस वक्त? क्या आप वो वेव देख रहे हैं जो जिसकी धमकियां हुकूमत को दे रही है ओपोजिशन शहर के अंदर? देखें, ये पहली अपोजिशन है जिसको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लोग बड़े परेशान हैं। इस मुल्क में वायरस भी आया, उसने भी तबाही मचाई। माशी सूरत हाल बहुत बुरी है। लोग अब अंडा नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद सकते, दूध नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते, आटा नहीं खरीद सकते। हालात ये हैं कि यहाँ के जो यूटिलिटी स्टोर हैं जहाँ पर 10,000 के करीब हर यूटिलिटी स्टोर को जो चीनी मिलती है वो कोटा भी छुपा लिया जाता है। मुश्किल है। बिल्कुल मुख्तसरन बता दीजिएगा, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास क्या इत्तलात है, कब तक पहुंचना शुरू हो जाएगी यहाँ पे? देखें, उन्होंने 3 बजे का पिंडाल का टाइम है, वो 5 से 6 बजे आएंगे। मियां 5 से 6 बजे यहाँ पर लाइव किताब शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमें आपने अपडेट किया, इससे इस बारे में आप तक मजीद भी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है तो आपको बिल्कुल पिंडाल सजा हुआ है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। जलसे की अभी हम आपको और भी अपडेट करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस। ये शहर इस्लामाबाद है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। शहर इक़्तिदार में मुतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एक बार फिर कोरोना वायरस में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसमें काफी तशवीश पाई जाती है। कोरोना वायरस के तोड़ को लेकर कई मुल्कों में वैक्सीन की तैयारी का काम भी जारी है। ताहम वैक्सीन की तैयारी तक कोरोना के साथ 7 महीनों या फिर बरसों तक रहना पड़ सकता है। बिल्कुल, और कोरोना वायरस से मुतल्लिक मफरूजों पर कान धरने की बजाय एहतियात करें और वायरस के साथ रहना सीखें। कोरोना के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस हवाले से अमेरिका की मेरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी के शोबा के सिरका, गन्ने का रस और अदरक क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं, लेकिन कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते। मास्क को हजूम वाली जगह पर पहने। हर वक्त मास्क पहनना आपको सांस के आर्जे में मुब्तला कर सकता है। दस्ताने पहनने से बेहतर है कि आप अपने हाथ बाकायदगी से धोएं। बाकायदगी से वर्जिश करके क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। वैसे इस रिपोर्ट में इमरान जितनी भी बातें थी, मेरे ख्याल से हम ज्यादातर पे अमल दरामद करते रहे हैं कोरोना वबा। बहुत सारे लोग करते रहे जी। मैं ये कम से कम जूतों की हद तक और ये जो मफरूजे हैं इसकी हद तक मैंने तो इस पे अमल नहीं किया, लेकिन ये बहुत सारे लोगों ने किया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वो डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जरूरी है। बाकी उसके अलावा बार बार हाथ धोना, घर आके कपड़े बदलना, ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे बहुत सारे लोग, कल हमने ओसीडी का जिक्र किया था। बिल्कुल, और उसके साथ साथ इमरान खाने की बात भी हम मेंशन जरूर करें कि हम खाना ऑर्डर नहीं कर रहे थे या हम जिस तरह से अवॉइड कर रहे थे कि खाने की मैं तो कर रहा था, लेट मी कन्फेस, मैं तो कर रहा था। लेकिन ये बहुत से लोग इसमें परेशान थे। उस वक्त एहतियात जरूरी थी। इवन कल मैं शहबाज गिल साहब का जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर है, एक ट्वीट पढ़ रहा था कि जी सेहतमंद बंदे के लिए मास्क जरूरी नहीं है। कोई 3-4 महीने पहले का ट्वीट था, वैसे ही सामने आ गया। तो मैंने कहा कि मास्क तो जरूरी है सबके लिए, लेकिन चूंकि उस वक्त रिसर्च कम थी, लोगों को नहीं पता था, तो ओब्वियसली मसाइल थे। लेकिन अब चूंकि चीजें डेवलप हो रही हैं, इसीलिए हमने आपको आगाही दी है। तो आप डॉक्टर फहीम का ये जो आर्टिकल है, ये आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा, जरूर पढ़िएगा, आपको फायदा होगा इससे। चूंकि खाने की बात की अमला ने हमेशा ही करती है वैसे,
तो लाहौरी दुनिया में। भर में आज आपका यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद कतन ये नहीं है कि आप मजीद खाते रहें और खाते चले जाएं। इसका मकसद खाने के हवाले से आगाही है, खाना ज़ाय ना करें और उन लोगों तक खाना पहुंचाएं जिनकी तादाद मिलियंस के अंदर है, जिन तक खाना पहुंच नहीं पाता। और हमारी आपको पता है जो फूड ट्रिब्यून है वो भी इसी हवाले आगाही में अपना हिस्सा डाल रही है। बिल्कुल, और ज़रूरतमंद और भूखे अफराद की मदद में अपना किरदार अदा करिए, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार मकासद में से एक है। और हाल ही में बात की जाए तो अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले वर्ल्ड फूड फोरम प्रोग्राम के मुताबिक रवां साल 70 लाख अफराद भूख से जा महक हो चुके। इट्स अ बिग नंबर। और कोरोना वबा की बात की जाए तो इस वबा की वजह से जहां बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, उसमें ये तादाद जो है वो दुगनी हो गई। बिल्कुल, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हम कोशिश ये करें कि खाना कब मंगवाएं, जितना चाहिए उतना मंगवाएं, खाएं, ताकि हमारा खाना जो हम ज़ाय करते हैं उससे पता नहीं कितने लोगों के पेट भर जाएंगे। ये इस हवाले से बहुत ज़रूरी है जानना। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमारे पास, उसके बाद एक ब्रेक की है। रिपोर्ट देखते हैं, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और जनाब अब बहुत मज़ेदार एक स्टोरी है, और जब सुबह हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू हुए थे तो मेरा तो इंटरेस्ट लेवल वैसे ही डेवलप हो गया इसमें। अच्छा जी, कम उम्र पाकिस्तानी तलबा के खलाई तहकीकात पर पूछे गए सवालात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कराची के एक निजी स्कूल की बात की जाए तो उससे ताल्लुक़ रखने वाले 4th क्लास के बच्चों के खलाई तहकीकात से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाबात जो वो एस्ट्रोनॉट्स ने दिए। उनकी टीचर थी एमन, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं उनको ट्विटर पे शेयर किया, तमाम लोगों को टैग किया, नासा समेत। और उसके बाद हैरानगी की बात ये थी कि वो सारे जो जवाबात थे उनको दिए गए, और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे इमरान। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सवालात थे और आपने पढ़ने थे, जरा पढ़ के बताइए सवालात। अच्छा जी, सवालात ये कुछ 5 बच्चों ने किए थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि 4 सवालात के जवाब जब आ गए तो एक बच्चे का जवाब मिस हो गया। उस पर उनकी टीचर ने दोबारा से रीट्वीट किया तो उस पर उन्होंने दोबारा से उस बच्चे का जवाब दिया। अलीशा ने सवाल किया, जिनकी उम्र 10 साल थी। उन्होंने कहा कि व्हाट फ्यूल डज अ स्पेसशिप यूज। और इसके साथ साथ मनाहिल ने सवाल किया कि व्हाट शुड आई स्टडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ नासा। और इसके बाद हानिया ने सवाल किया, जिनकी उम्र 9 साल थी। उन्होंने कहा इज इट ट्रू दैट इट रेन्स डायमंड्स ऑन जुपिटर, एंड दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी सॉ ऑन द ट्विटर। जी बिल्कुल, और इसी तरह मारुख ने सवाल किया, जिनकी उम्र 9 साल थी। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट ब्लास्टेड ऑफ इन अ स्पेस शटल। और इस पे यकीनी तौर पे ये सवाल सुन के भी बहुत हैरान हुए होंगे जो खलानुवर थे। व्हाट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट यू हैव डिस्कवर्ड येट वाज आस्क्ड बाय अनाबिया। 9 साल की बच्ची का सवाल था। देन रायान, जिसका जवाब नहीं आया तो दोबारा से उसने ट्वीट किया कि सर आपने जवाब दिया, मेरे सवालों का जवाब आपने दिया। तो रायान ने ये किया कि क्या आप को कभी ये खौफ लाहिक होता है कि ये स्पेसशिप कहीं गुम हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब नासा के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया, और हमें ये भी बताया गया कि वहाँ पे स्पेसशिप से उन्होंने जो कराची है उसकी भी उन्होंने एक पिक्चर खींच के उन बच्चों के लिए भेजी कि आपका कराची स्पेस से ऐसे दिखता है, और अपना स्कूल भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं। दिस इज वेरी इंकरेजिंग फॉर द किड्स जो कि स्पेस के हवाले से नॉलेज चाहते हैं। और हमें ये एजाज़ है कि हम इससे पहले भी स्पेस पे बात कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने ब्लैक होल पे बात की थी वकार मलिक के साथ, और हमारी कोशिश है कि हम स्पेस साइंस के ऊपर बात करते हैं ताकि बच्चों के अंदर शौक पैदा हो। छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करूंगी कि जब ये सवालात के जवाबात आए ना, तो उनकी टीचर ने हर बच्चे के नेम टैग के साथ जो सवालात के जवाबात थे उनका एक पेपर अटैच किया और बच्चों को क्लासरूम्स में जाके दिया। तो बच्चों को एक लम्हे को यकीन ही नहीं आया कि उनको ये जवाबात मिले हैं, और उन्होंने टीचर को कहा कि ये आपने अपने पास से लिखे हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एनवेलप खोला तो उसमें
उनको नासा की तरफ से जवाब दिए। बिल्कुल, और आप भी अगर आपके जहन में कोई भी सवालात मौजूद हैं, जितने बच्चे हमें देखे हैं, तो आप जरूर पूछिए, सवाल जरूर पूछिए और बच्चों को सवाल के जवाब दिया करें जो भी बच्चे सवाल पूछते हैं। हम बात कर लेते हैं सबिया खानम साहिबा के हवाले से। सबिया खानम की आज 85th जो कह ले उस हवाले से उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें, और ट्रिब्यूट पेश करेंगे उसके लिए हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट है, वो आपको दिखाएंगे और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे माइंड मैटर्स सेगमेंट की, जिसमें हमारे साथी वकार अहमद मलिक साहब हमें बता रहे हैं कि हमारा कौन सा बिहेवियर बच्चों के साथ बदसलूकी के जुमरे में आता है। सो ओवर टू यू वकार एंड खुबैब कयानी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बच्चे के हवाले से जो चाइल्ड अब्यूज है उसके हवाले से हमने बात करनी है इस सेगमेंट में। बच्चा दुनिया की वाहिद मखलूक है जो हिस्ट्री में अपने ऊपर होने वाले जुल्म को भी रिपोर्ट नहीं कर सका, और आज भी वो रिपोर्ट नहीं कर पाता कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं खुबैब कयानी साहब, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, माइंड मैटर्स में खुशामदीद। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि जो चाइल्ड अब्यूज की टर्म है, ये तो काफ़ी मतलब हम अभी शायद मीडिया में बहुत ज़्यादा ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ आ रहा है और उसके साथ हमने नत्थी कर दिया है, बट चाइल्ड अब्यूज़ की मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप उसकी वजाहत कर दें कि एक्चुअली उस अब्यूज़ में क्या क्या आता है। बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मेरा ताल्लुक जो है वो रहनुमा FPAP एक इदारा है जो कि बच्चों के हकूक़ के लिए काम करता है। बहुत सारे और उसके भी फोकस एरियाज़ हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया जो है जी वो बच्चों के हकूक़ भी हैं। और ये जो आपका सवाल है कि चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में फिल वक्त हम थोड़े से नैरो हो गए उसकी डेफिनेशन के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा ख्याल तवज्जो तलब सवाल था। चाइल्ड अब्यूज़ को आजकल अगर हम कहीं पे भी ये टर्म फ्लोट करते हैं तो लोग फ़ौरन से ये कहते हैं कि शायद इससे मुराद जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं सिर्फ वो है। ये उसका एक कंपोनेंट ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल तारीफ इसको बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। मुकम्मल तारीफ के लिए हमें चाइल्ड अब्यूज़ को साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। बच्चे को अगर आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको गलत नामों से पुकार रहे हैं, उसकी बॉडी के किसी डिफेक्ट को लेके बार बार उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके मार्क्स को लेके उसको बार बार तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हर तरह से किसी भी तरह से अगर आप बच्चे को उसकी ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की, इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली ये सब कुछ जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आएगा। आपने पॉलिसी का जिक्र किया, तो जिस तरह हमारा सिलेबस बन रहा होता है, क्या आपको बैसियत साइकोलॉजिस्ट कभी ये फील हुआ है कि वो जो सिलेबस बनाने वाले मौलिफीन हैं उनके अंदर एम्पैथी की कमी है? वो बच्चे के हवाले से इतने एम्पैथेटिक रवैया उनके अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पे हमें तमाम जगहों पे मिलेगा उस्ताद का एहतराम, हमें तमाम इस तरह के सबक मिलेंगे, वालिदैन का एहतराम, लेकिन हमें कभी बच्चों का एहतराम नामी सबक नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि एम्पैथी का कमी है, एम्पैथेटिक नहीं, हम बच्चे को अपने ज़हन में नहीं बिठाते जब उसका सिलेबस डिज़ाइन करते हैं? यहाँ बिल्कुल हमारे ऊपर जो बाकी प्रेशर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स के जो प्रेशर्स हैं, करिकुलम को डिज़ाइन करते हुए हम उन प्रेशर्स को बहुत ज़्यादा मार्जिन देते हैं। और उस बहुत ज़्यादा मार्जिन की वजह से होता क्या है कि जो आपके रियल इश्यूज़ हैं, इस वक्त के जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते। इस करिकुलम को रिवाइज होने की ज़रूरत है। बच्चे को वो स्किल्स जो कि एक महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं वो दिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि एजुकेशन का मकसद बच्चे को फैक्ट्स पढ़ाना है, 2 + 2 4 होते हैं, पाकिस्तान के इतने सूबे हैं, दुनिया में इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, तब तक हम बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग हिम और हर विद फैक्ट्स। ठीक है। और अच्छा, जिस तरह डिफरेंट आपने अब्यूज, मतलब लोग मिसाल के तौर पे जो बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है, तो अब किसी की शायद हमारे यहाँ वहम गुमान भी ना हो कि ये नेग्लेक्ट जो है ये भी एक बदतरीन अब्यूज है। तो जिस तरह आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ अब्यूज़ जो है वो बहुत ही नैरो उसको ले गए हैं, अब नेग्लेक्ट जो है वो भी एक बदतरीन अब्यूज़ है जो उसकी साइकोलॉजिकल या उसकी ज़हनी सेहत पे असरअंदाज होता है। बिल्कुल, अगर आप एक बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं, किसी क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ रहा है या आपके अपने बच्चों में से एक बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है और एक बच्चा जो है वो मार्क्स नहीं लेके आ रहा, तो जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे माशरे के अंदर, उनके मुताबिक जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं ये मैसेज मिला हुआ है कि जो बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है वो ज़्यादा कीमती बच्चा है। माँ बाप चाहते हुए ना चाहते हुए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है
वो उस बच्चे को जो कि मार्क्स लेके आ रहा है उसके साथ उनका रवैया कुछ और होता है, और जिसके मार्क्स कम होते हैं उसका रवैया कुछ और होता है। एजुकेशन जब इनिशियली डिज़ाइन की गई थी, अगर आप एजुकेशन की इनिशियल थेरीज पढ़ें, जिन लोगों ने एजुकेशन के ऊपर बहुत हज़ारों साल पहले काम किया है, वो एक बात पे मुत्तफिक थे कि एजुकेशन का बुनियादी मकसद किसी भी बच्चे के कुदरती टैलेंट्स को सपोर्ट फ्राहम करना है। अब हमने बिल्कुल रिवर्स कर लिया है। हमने कहा है कि आपके कुदरती टैलेंट्स गए साइड पे, जी हाँ, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक आपने एजुकेशन हासिल करनी है और वही बनना है। इसका मतलब ये है कि वालिदैन जो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाब फुलफिल नहीं कर सके, हो सकता है कोई डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, जब वो अपने ख्वाब जो है वो थोपते हैं तो ये भी तो एक अब्यूज़ की फॉर्म आ जाती है। बिल्कुल, हम शायद वालिदैन को ये सुनते हुए बहुत बुरा लगे कि वो अपने बच्चे को ही एक तरह से अब्यूज़ का शिकार कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चे को उसकी सलाहियतों के बरक्स किसी और फील्ड में लेके जाने की कोशिश करते हैं और वो बच्चा वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर वो आपकी तनकीद का भी शिकार होता है, आसपास के लोगों के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उसके मार्क्स कम होते हैं, वो सेल्फ एस्टीम के इस इशू से भी डील करता है, तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को आपका बच्चा एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे एक तो मेरा सवाल ये है कि हम शायद बच्चे की उस तरह रिस्पेक्ट, टोटल हमें आइडिया नहीं है कि रिस्पेक्ट किस तरह, बिल्कुल ऐसे जिस तरह एक एडल्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा म्यूचुअल होती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ये तो एक अथॉरिटेटिव किस्म का एक बिहेवियर हो गया। दूसरा ये है कि रियासत की नज़र में चाहे एक बच्चा है, उसका आईडी, एक बच्चा है या आप एक बंदा है जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है, वोटर है, दोनों उसकी नज़र में तो बराबर की शहरी हैं। तो आप ये समझते हैं कि एक तो मेरा सवाल ये है कि रेस्पेक्ट के हवाले से, और दूसरा ये है कि रियासत भी अपनी गफलत बरती है क्योंकि वो वोटर भी नहीं होता। बिल्कुल, देखें, बच्चा जो है, हम आम तौर पर बच्चों को ये समझते हैं कि वो हमारे घर में रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के तमाम फैसले हम कर रहे हैं। जब आपकी ये अप्रोच होती है तो उसका मतलब ये है कि आप बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपके दिल में बच्चे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। केयर एक अलग चीज़ है और रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं तो अगले सफोकेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप केयर करते हैं और उसके साथ साथ बच्चे को हर लाइफ के इवेंट पे उसकी राय को कम से कम सुनते हैं और फिर अपनी राय जो उस सिलसिले में होती है उसको बच्चे के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज टू प्रोवाइड योर रिस्पेक्ट, प्रोवाइड योर चाइल्ड रिस्पेक्ट। आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियासत की अगर हम बात करें, रियासत अनफॉर्चुनेटली बच्चे के हवाले से जितने भी हमारी इस वक्त करंट नीड्स हैं उनको अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। बहुत सारे इदारे और रहनुमा FPAP जो है मिलकर जो है वो रियासत के मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर्स और असम्बलीज के पास जाकर इस बात के लिए कोशिश करते रहे हैं कि जो फिल वक्त चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आ रहे हैं इनको एजुकेशन के थ्रू कैसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, किस तरीके से बुनियादी महारतें ज़िंदगी की बच्चों को प्रोवाइड की जा सकती हैं जिनमें बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख पाएँ, डिसीजन मेकिंग को सीख पाएँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज़ को सीख पाएँ और इस तरीके की छोटी छोटी और महारतें जिनसे वो अपने आप को महफूज रख सकें। लेकिन रियासत का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के ऊपर होने वाले मजालिम के ऊपर मीडिया के प्रेशर के अंदर आकर किसी एक केस को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं एंड देन वी वेट फॉर अनदर केस कि एक और बच्चे के साथ कोई केस हो एंड देन अगेन हम पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। ये इन्वेस्टिगेशन करते हुए और बहुत सारे रिसोर्सेज लगाकर एक मसले को हल करने से बेहतर नहीं है कि हम एजुकेशन के थ्रू अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, अपने आप को कैसे महफूज रखें। पाकिस्तान की जो आबादी है 18 साल से कम उम्र, जिसको हम बच्चा तस्वुर करते हैं इंटरनेशनल कवानीन और उसकी रोशनी में, वो 50% है और 50% आबादी में से 2 करोड़ 24 लाख बच्चा जो है वो स्कूल ही नहीं जा रहा। तो ये इंतहाई परेशान कुन किस्म के फिगर्स हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं, इन पर ज़रूर बात करते रहेंगे। अगले माइंड मैटर्स तक के लिए इजाज़त। वेलकम बैक वंस अगेन टू एक्सप्रेसो और हमारे प्रोग्राम का सेकंड आवर स्टार्ट हुआ चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हमारे साथ वक्त अच्छा गुजर रहा है। विद दैट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वो सब कुछ लेके आए जो आप एक अच्छे शो के अंदर देखना चाहते हैं। फ्लैग्स हमारा एक सेगमेंट होता है जो वीकेंड्स के ऊपर हम लेकर आते हैं। आज भी हमारे पास फ्लैग सेगमेंट मौजूद है, लेकिन आज हम किसी एम्बेसडर साहब के साथ नहीं कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं WHO के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर माही पाला, जिनसे सना हुमायूं ने कुछ बातचीत की उनकी जिंदगी के बारे में, उनके ऑफिशियल वर्क के बारे में। इन फ्लैग्स आपको दिखाते हैं आज उन्होंने क्या बात की। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना हुमायूं और आज आपकी मुलाकात मैं करवा रही हूँ कंट्री हेड WHO डॉक्टर पालिथा महिपाला से। जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के हवाले से, पाकिस्तान में लिए गए कोविड-19 के इक़दामात के हवाले से। हेलो एंड मैं आपको अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। प्रेशियस टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू करने तशरीफ लाएं।
So first of all, I would like to ask. सबसे पहले ये बताएं, आपका बतौर सरबराह WHO पाकिस्तान का अब तक का तजुर्बा कैसा है? पाकिस्तान बेसिकली वेरी बिग। पाकिस्तान एक बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे मकबूल तरीन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे निज़ाम चल रहे हैं। आपकी मोटरवे दुनिया में जानी जाती है। आपकी चंद यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में मशहूर हैं। पाकिस्तान इस खित्ते और दुनिया भर में एक अच्छे मुल्क के तौर पर जाना जाता है। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। वेरी नाइस, वेरी गुड and country is beautiful. Since you have came to Pakistan, जब आप पाकिस्तान आए तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही थी। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसे रोकने में नाकाम नजर आए। आप बतौर सरबराह WHO पाकिस्तान हमारे कोरोना के खिलाफ किए गए इक़दाम को कैसे देखते हैं? how WHO is seeing all that? I would say Pakistan response is outstanding. कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान का जवाब बहुत मौसर था। चंद हफ्ते पहले WHO के DG ने उन 7 ममालिक की लिस्ट तश्कील दी जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना को काबू किया। उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान का नेशनल एक्शन प्लान बहुत ज्यादा फाल नजर आया। आपकी हुकूमत ने मुख्तलिफ डोनर्स और एजेंसीज के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तमाम महकमों ने अच्छी शराकतदारी से इस कौमी बहरान को हल किया। फिर आपकी हुकूमत ने मुल्क के एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगाह रखी, आइसोलेशन वार्ड्स और करंटीना सेंटर्स बनाए। मेरी नजर में पाकिस्तान ने इस बहरान का जवाब बेहतरीन अंदाज में दिया। Played a huge role. So all these response, I would say, is really excellent. Okay, wonderful to know. पाकिस्तान के लोगों का बर्ताव आपको कैसा लगा? हमारी आवाम ने इस वायरस के दौरान आपके साथ ताउन किया? Were they cooperating? The support from public is tremendous. मुझे लोगों की सपोर्ट बहुत अच्छी लगी। जब कोरोना अपनी पीक पर था तो हमने एक मुताला किया जिसमें पाकिस्तान में 60% से भी ज्यादा लोग बाकायदगी से फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों ने अपनी हाइजीन बहुत बेहतर कर ली थी। 73% से भी ज्यादा पाकिस्तानी दिन में 6 बार से ज्यादा हाथ धो रहे थे और एक दूसरे से मुनासिब फासला इख्तियार करते थे। measures was really implemented initially very much. How WHO? कोरोना के इस मुश्किल वक्त में WHO पाकिस्तान की मदद कैसे कर रहा था? WHO was throughout from the beginning was supporting the government, the federal as well. शुरू से ही WHO पाकिस्तान की विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन कर रहा है। मुझे याद है 10 जनवरी को जनेवा से हिदायत मौसूल हुई कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या इक़दाम करने की जरूरत है। उसी दिन हम विफाकी वजीर बराए सेहत से मिले और उनको इन इक़दाम के बारे में आगाह भी किया था। वजारत सेहत ने उसी वक्त हुकूमत के साथ मिलकर फौरी इक़दाम शुरू कर दिए थे। WHO एंट्री पॉइंट्स पर पाकिस्तान की मदद कर रहा था। हमने तकनीकी साजो सामान भी दिया जैसा कि मशीनरी, थर्मल स्कैनर्स वगैरह। हमने आपके 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा शामिल हैं। फिर आइसोलेशन वार्ड्स, करंटीना सेंटर्स और टेस्टिंग लैब्स बनाने में भी हमने हुकूमत की मदद की। शुरू में पाकिस्तान के पास टेस्टिंग की सहूलत भी नहीं थी। फिर हमने NIH को कोरोना हेडक्वार्टर बनाकर यहाँ टेस्टिंग की सहूलत देना शुरू की। हमने 24 मशीनें दी। हमने मेडिकल स्टाफ को ट्रेन करने में हुकूमत की मदद की। यहाँ मैं हेल्थ वर्कर्स की तारीफ ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी जान रिस्क पर लगाकर हमारे साथ काम किया। उनकी हिफाजत के लिए हमने हुकूमत के साथ मिलकर वी केयर प्रोग्राम भी शुरू किया। मैं आपके वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। Imran Khan has really put the system in place and given all support at the highest level. Many countries are trying to find the बहुत सारे ममालिक इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में मसरूफ हैं। आपके पास क्या डेटा है? कौन सा मुल्क करीब तरीन है और क्या कोई शराकतदारी से वैक्सीन बनाई जा सकती है? So what is going on towards this direction? I think vaccine introduction is extremely important. इस वक्त वैक्सीन बनाना सबसे अहम काम है क्योंकि ये वायरस अभी भी फैल रहा है। WHO बहुत सारे ममालिक के साथ ताउन कर रहा है जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2021 के आखिर तक 2 बिलियन वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिनके साथ हम ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमें चंद तजावीज़ दी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। And Pakistan government and Ministry of Health has drawn up their proposal has been submitted to the COVAX facility. This is wonderful to know. जबरदस्त। आपने पाकिस्तान का निज़ाम सेहत बहुत करीब से देखा है। आपकी नज़र में हमें मेडिकल फील्ड में कहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? The primary health care
services has to be strengthened. आपको बुनियादी निज़ाम सेहत मजबूत बनाने की जरूरत है। आपको अपने लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए काम करना होगा। मैं समझता हूँ अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आगाह है। डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत आम हैं। वैसे भी ये छाती के कैंसर से आगाही का महीना मनाया जा रहा है। इन बीमारियों का ताल्लुक तर्ज जिंदगी से है। आपको अपने लोगों का तर्ज जिंदगी बेहतर बनाना होगा। लोगों में सेहतमंदाना ग़िज़ा खाने का रुझान बढ़ाना होगा। तंबाकू नोशी से बचकर वर्जिश का रुझान पैदा करने की जरूरत है। Healthy diet, no tobacco, physical exercises. This will really change the lifestyle. बिल्कुल, कोरोना वायरस ने हमें यही सबक सिखाया है। Exactly. So these and other areas. बिल्कुल, इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। Promoting the healthy behavior. Polio is one of the biggest. पोलियो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। WHO पोलियो को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की क्या मदद कर रहा है, और ये भी बताएं कि WHO पाकिस्तान का निज़ाम सेहत बेहतर बनाने में क्या मदद कर रहा है। For the betterment of our overall healthcare system. Yeah, polio is a very important area. पोलियो हमारे लिए बहुत अहम है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो बाकी रह गया है। पोलियो इन दोनों ममालिक में WHO की तवज्जो का मरकज है। WHO इन ममालिक की मदद कर रहा है। हम पोलियो केसेस पर नजर रखे हुए हैं। हम तकनीकी तरीके से हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं। Technical areas WHO is supporting, but under the government leadership. October, as you said, has been marked as. जैसा कि आपने कहा, अक्टूबर छाती के कैंसर से आगाही का महीना है। हम मीडिया के जरिए लोगों को आगाह कर रहे हैं। WHO छाती के कैंसर से आगाही के लिए क्या कर रहा है? Doing things in this regard. Yeah, WHO is involved with awareness. WHO भी लोगों को आगाह कर रहा है। हम इस मसले पर आपकी हुकूमत के साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। जब आप छाती के कैंसर की बात करते हैं तो ये औरतों में कैंसर की सबसे आम किस्म है। हर साल तकरीबन 3 मिलियन नए केसेस सामने आते हैं और 4,58,000 औरतें हर साल इस मर्ज से मौत के मुंह में चली जाती हैं। यहाँ जरूरत जल्द तशखीस की है। अगर आप इस मर्ज की वक्त पर तशखीस कर लें तो ये ठीक हो जाता है। आप खुद को बारीकी से चेक करके इसकी वक्त पर तशखीस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जैसा कि मेमोग्राफी वगैरह। हुकूमत ने छाती के कैंसर के हवाले से जितने इकदाम उठाए वो काबिल तारीफ हैं, लेकिन आपको इस पर और तवज्जो देना होगी। इसमें मीडिया का भी बहुत किरदार है कि वो लोगों को आगाह रखे। Do a great job to make general public aware about the early detection. That is where we need to focus on. So I would like to you. मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वालों को मैसेज दें कि वो अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाकर एक सेहतमंदाना जिंदगी गुजार सकते हैं। Health conditions. I am sure that as individuals, इसमें इनफरादियत बड़ी अहम है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ लोग तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग अपनी ग़िज़ा में सब्जियां और फल खाने का रुझान बढ़ाएं, अच्छी और ताज़ा ग़िज़ाएं खाएं, जिस्मानी सरगर्मियों को अपनी रूटीन में शामिल करें और तंबाकू नोशी से परहेज करें। That's wonderful. So hopefully we have talked a lot about the health. हमने सेहत पर तो बात कर। अब मैं आपके ज़ाती तजुर्बे के बारे में जानना चाहूँगी। अब जैसे ही पाकिस्तान आए, पीछे पीछे कोरोना भी आ गया। क्या आप यहाँ पर घूमे फिरे हैं? आपको इस्लामाबाद कैसा लगा? Pandemic and overall in Islamabad. Yeah, in general, I would say it's a wonderful experience. मेरा यहाँ का तजुर्बा बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कोरोना के दौरान यहाँ आया और अब तक तकरीबन पूरा मुल्क घूम चुका हूँ। मैं बजरिया रोड, कराची, गिलगित बल्तिस्तान और कोयटा भी गया हूँ। ये बहुत प्यारा मुल्क है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और मुल्क में हूँ। मुझे यहाँ काम करके बहुत मजा आ रहा है। Different country, and I really enjoy working in Pakistan. आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? यहाँ का खाना श्रीलंका के खाने से कितना मुख्तलिफ है? It's quite similar. काफी हद तक दोनों मुल्कों का खाना एक ही जैसा है। श्रीलंका में हम लोग आपसे ज्यादा मसाला जात इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का मौसम कैसा लगा और श्रीलंका से कितना मुख्तलिफ है? Sri Lanka basically a tropical country. श्रीलंका का मौसम बहुत मुस्तकिल मिजाज है। वहाँ का दर्जा हरारत कम ही रहता है और सारा साल मौसम एक जैसा रहता है। लेकिन पाकिस्तान में 4 मुख्तलिफ मौसम हैं जो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। Seasons and I like it. I enjoy it very much. Okay, wonderful. So if जबरदस्त। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको श्रीलंका की याद दिलाती है? Of Sri Lanka. I would say I have not missed anything. मुझे कुछ भी याद नहीं आता। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। लोग बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। पाकिस्तान काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। हम एक खित्ते के हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है और पाकिस्तान एक बेहतरीन मेहमान नवाज मुल्क है। Working
and I think hospitality in Pakistan is superb. I wish we could have more time so we can. मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे पास ज़्यादा वक्त होता ताकि हम और बातें कर सकते। आपके साथ किया गया ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मालूमाती रहा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमें बताया कि WHO पाकिस्तान में कैसे काम कर रहा है। In the development of the healthcare system. Thank you so much. Thank you very much. ये थे हमारे साथ डॉक्टर पालिथा महिपाला और मुझे होपफुली बहुत उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को एक बहुत बेहतर और बहुत मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम मिलने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे कुछ साइंस एंड टेक की। जिक्र करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र ना हो ये कैसे मुमकिन है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी तारीख का बड़ा इनकलाब करार दिया जाता है, जिसकी मदद से मुनफरिद तकनीक से मगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें तो उसमें एक जिद्दत आई है और मसनूई ज़ानत का इस्तेमाल, मनसूबाबंदी, सीखने के अमल और मसाइल के हल के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन अब इसे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स में रंग भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट डिज़ाइनर माहीन सुहेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काली और पुरानी तस्वीर में जिद्दत का रंग भर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ माहीन मौजूद और माहीन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स और स्पेशली हम कायद-ए-आज़म की तस्वीर उनके पोर्ट्रेट्स की बात करें तो उनको आपने बड़ा कलरफुल किया और बड़ा डिजिटलाइज किया है। इतना यूनिक आइडिया आपको कैसे आया? हाँ जी, मेरी लाइफ में ग्रोइंग अप मेरे पेरेंट्स ने कायद-ए-आज़म की कहानियाँ मेरे साथ काफ़ी शेयर की। काफ़ी पेट्रियटिज्म मेरे में उसके थ्रू बनी और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी पेट्रियाटिक हैं और इवन दो अब मैं अमेरिका में रहती हूँ, हर वक्त घर पे पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान कैसे बना और पाकिस्तान की तरक्की की आजकल की कहानियाँ मेरे साथ शेयर की जाती हैं। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा कि मैं भी लर्न करूँ और मैं ज़्यादा अपने आप को इन टच रखूँ विद पाकिस्तान हिस्ट्री एंड पाकिस्तान करंट अफेयर्स। तो इस रीज़न से मैंने रंगीन पाकिस्तान जब शुरू किया, मैं चाहती थी कि मैं खुद भी लर्न करूं कल्चर और हिस्ट्री के बारे में, मैं उन कहानियों को शेयर करूं ताकि जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट लें और जो लोग अब्रॉड हैं जो कि पाकिस्तान को नहीं जानते वो भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट लें। और रंगीन पाकिस्तान में बिकॉज मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री, कायद-ए-आज़म की फ़ोटोज़, कायद-ए-आज़म की बचपन की फ़ोटोज़ और पार्टीशन के दौरान की फ़ोटोज़ उनको कलर करके जब पोस्ट करती हूँ तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है और वो ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट, तो इट कैचेस देयर आई। और फिर अगर उसके नीचे मैं एक स्टोरी लिखूं, एक हिस्ट्री लिखूं तो they'll read it and they'll engage with it. तो it's been a really wonderful experience to do that. लोगों के लिए एक नई चीज़ है डेफिनेटली, शायद इसलिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपने चूंकि रंगीन पाकिस्तान का खुद भी जिक्र किया जिस पे आप पिक्चर्स पोस्ट करती हैं, लोग उसको बड़ा पसंद भी करें, इसमें कल्चर है, आर्ट्स है, हिस्ट्री है जिसको आप दुनिया को दिखाती हैं, तो ये एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा माहीन आपका दुनिया को दिखाने का? काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है ये। जैसे आप जानते हैं बिकॉज मैं अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी बाकी फॉलोअर्स भी मुझे फॉलो करते हैं जो कि पाकिस्तान से कभी पाकिस्तान गए भी नहीं, उनको ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में पता भी नहीं है और दे ऑल्सो फॉलो दैट पेज और उनको भी काफ़ी नॉलेज उनकी इंक्रीज़ हो रही है अबाउट पाकिस्तान, अबाउट कायद-ए-आज़म कि वहाँ पे पहले कैसे ज़िंदगी चलती थी और उसके तौर पे वो और भी सवाल पूछते हैं कि आजकल कैसा है। और काफ़ी जो है मेरे जानने वाले कॉलीग्स वगैरह वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस कल्चर को जो कि मैं फ़ोटोज़ में शेयर कर रही हूँ। तो दैट्स बिन रियली नाइस कि यू नो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट पाकिस्तान। इन एडिशन टू दैट जो रंगीन पाकिस्तान के बियॉन्ड जो है मैं एक पॉडकास्ट भी शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं लोगों की आइडेंटिटी पे स्टोरीज कलेक्ट कर रही हूँ और उसमें काफ़ी पाकिस्तानीज हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और मैं उनकी कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें लर्न की अपने पेरेंट्स से, अपने कल्चर से, अपनी कंट्री से और अपनी ज़िंदगी में ताकि बाकी लोग इन कहानियों को और सुने और इंस्पायर हों बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको बाहर नहीं नज़र आती। And we should be celebrating those.
ठीक है माहीन, आप चूँकि अमेरिका में मुकीम है और फेसबुक में बतौर लीड प्रोडक्ट डिज़ाइनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे काम कर रही हैं फेसबुक के साथ, तो आज का दौर अगर बात की जाए तो वो तो डिजिटल का है। मुस्तकबिल में क्या आपके प्लान्स हैं ताकि दुनिया के सामने जो पाकिस्तान की एक ज़हीन बेटी है वो एक मौसर अंदाज में पाकिस्तान का इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर सके? हाँ जी, I mean it's an honor to be at Facebook as a Pakistani designer. यहाँ पे पाकिस्तान में मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अगर हर किसी को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हर कोई दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। तो मेरा एक गोल ज़िंदगी में ये है कि जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं यहाँ पे, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मैं उनको वापस पाकिस्तान लाऊं। मैंने लास्ट ईयर लम्स इनोवेशन लैब खोला था लम्स लाहौर में। वो फेसबुक का सबसे पहला इनोवेशन लैब था जिसके अंदर हम VR हेडसेट्स लेके आए और हमने डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स और पाकिस्तान लोकल कंपनीज को लेके आए और स्टूडेंट्स को लेके आए, जिनमें हमने उनकी नॉलेज में इजाफा किया अराउंड वर्चुअल रियलिटी। अच्छा माहीन, चूँकि आप इतनी ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मैं जब भी अपनी फैमिली एल्बम्स देखती हूँ वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होती थी और मुझे लगता था कि इनको कलर करना या इनको कलर्ड फॉर्म में लाना एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। अगर मैं आपको ये पिक्चर्स भेजूँ तो आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे कलरफुल बना सकती हैं? हाँ जी ज़रूर अरमला, व्हाई नॉट, इट्स एक्चुअली वेरी इजी टुडे। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से फ़ोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट को कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन असल में दोज प्रोसेसेस पहले दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ये चीज़ें लिटरली 10 सेकेंड्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर मैं आई वुड लव टू कन्वर्ट योर फोटोज, प्लीज सेंड देम। सही माहीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग, और बड़ी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बड़ा दिलचस्प काम है। वैसे अब तो मोबाइल ऐप्स भी काफ़ी ऐसी हैं जिससे आप अपनी चीज़ें, हाँ मैं वही कहने लगा था कि क्वालिटी और उसका नेचुरल दिखना, दिस इज दी आर्ट एक्चुअली, जिसके बारे में माहीन को हम क्रेडिट देंगे। माहीन, थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू गुड लक। आगे बढ़ते हैं हम, और आज लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनकी 69वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। उनकी शहादत आज तक एक मुहिम्मा है, जो कि ये मुअम्मा हल नहीं हुआ आज तक, इसके ऊपर काम भी किया गया लेकिन पता नहीं चला। तो इसी हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट भी है, वो देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब बात करेंगे कुछ खाने पीने की, और आज देखते हैं फरियाल राना हमें इंटरकॉन्टिनेंटल फूड में क्या खिला रही है। सो फरियाल से ही जानते हैं। नाजरीन, देसी फूड तो आपने बहुत ज़्यादा खा ली है, आज मैं आपको खिलाऊंगी फास्ट फूड। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन के मशहूर रेस्टोरेंट लालाफाई ईटरी पर, जहाँ पर मिलता है मज़ेदार सा इटालियन पिज़्ज़ा और अमेरिकन बर्गर। ये बनता कैसे हैं, चले आए देखते हैं। दिखने को तो ये बहुत देसी सा तंदूर लग रहा है, लेकिन ये इटालियन अवन है। इटली और टर्की में ऐसे ही अवन में पिज़्ज़ा बेक किया जाता है, और वो भी कोयलों पर, ताकि कोयलों की जो खुशबू होती है वो पिज़्ज़ा में आए। अब चलते हैं शेफ के पास, वहाँ देखते हैं कि जो शेफ हैं वो पिज़्ज़ा और बर्गर बनाते कैसे हैं। शेफ, अभी आप कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं और कितने किस्म के पिज़्ज़े बनाते हैं आप? हम 3 किस्म की पिज़्ज़ा बनाता हूँ। एक मार्केटा पिज़्ज़ा है, सलामी पिज़्ज़ा है, एक चीज़ पिज़्ज़ा है। अभी मैं तैयार कर रहा हूँ इटालियन मार्केटा पिज़्ज़ा। इसमें हमने सॉस डाल दिया, सॉस के बाद हमने चीज़ डालते हैं ऊपर। ये चीज़ डाल दिया हमने। नाजरीन, ये शेफ गिलगित से हैं, इसीलिए इतना मीठा बोल रहे हैं। ये हमने
चीज़ लगाया ऊपर, फिर इसके बाद ऊपर चिकन लगाने। हम ये चिकन तैयार करते हैं हार प्लेट पे, इसमें डालते हैं चिकन टिक्का डालते हैं, चिकन, इसके बाद क्रश चिली डालते हैं, इसके बाद हमने नमक डालते हैं इसके ऊपर, इसके बाद वाइट पेपर डालते हैं। ये फिर चिकन तैयार हो जाते हैं, फिर इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करते हैं। ये पिज़्ज़ा के ऊपर ये हो गया, रेडी हो गया, ये हो गया रेडी। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा चीज़ लगाते हैं। ये कौन सा चीज़ है? ये मोज़रेला और चेडर मिक्स है। ये बेज़ल लीफ है हमारा, बेज़ल लीफ हमारे इधर पौधे लगा हुए हैं दरख्त, इसे हम फ्रेश लाते हैं, इसको वॉश करते हैं, अच्छी तरह धोते हैं। अच्छा शेफ, मुझे बताएं ये जो डो है ये रोटी की तरह इतना पतला क्यों आपने लगाया है इसको? क्योंकि दूसरे पिज़्ज़ाज होते हैं ना वो किनारों से थोड़ा मुड़ी होते हैं, मोटी डो होती है उनकी। ये कोयलों का आग है, जो लगा हुआ है आवन, वो कोयलों का है, जो कोयलों का है, इसलिए हमने ब्रेक रखते हैं। अटेली में भी इसे ब्रेक रखते हैं, इसलिए हम भी ये ब्रेक रखती है। नाजरीन, इनका मतलब कहने का ये है कि इटली में भी बारीक डो वाला पिज़्ज़ा बनता है, इसीलिए ये भी बारीक डो वाला पिज़्ज़ा बनाते हैं। अच्छा शेफ, आप मुझे बताइए कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये हम 20 मिनट में तैयार हो जाती है। ये मैं लेके जा रहा हूँ अवन में, इसको तैयार करने में 20 मिनट लगते हैं बस। नाजरीन, जब तक ये पिज़्ज़ा तैयार होता है तब तक हम लोग देखेंगे कि इनका जो स्पेशल अमेरिकन बर्गर है वो कैसे बनाते हैं। बीफ हमारा फ्रेश बीफ है, बीफ कीमा जो है हम उधर खुद बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, पहले से पैटी बना के नहीं रखते। अभी मैं ये तैयार करके आपको दिखाता हूँ। ये है ब्लैक पेपर थोड़ा लगाया हुआ है, इसके बाद सॉल्ट लगाया, सॉल्ट लगा के ये जब रेडी हो गया हम ये लेके जाता हूँ उधर हार प्लेट के ऊपर, हार प्लेट के ऊपर ये रेडी हो जाएगा। नाजरीन, शेफ जो हैं वो पैटी तैयार कर रहे हैं, चले हम भी देखते हैं ये बनाते कैसे हैं। इसके ऊपर बोल रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह बनाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो जूसी रहेगा। ये है सॉसेजेस, ये हो गया हमारा सलामी। ये इसके ऊपर चीनी लगाया है हमने, शुगर। चिली क्यों डाल रहे हैं प्याज पे? ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, इसका अलग से टेस्ट बन जाती है प्याज में। ये हमने रेडी किया हुआ है। तो ये टेस्ट नहीं आएगा इसमें, प्याज में मीठे का टेस्ट नहीं आएगा? नहीं, इतना नहीं आएगा मीठे का। ये हमारा है स्पेशल लाला सॉस। लाला सॉस क्या है? ये अमेरिकन गार्डन की हमारे स्पेशल सॉस है लाला सॉस, ये हम इधर खुद तैयार करते हैं। ये मिटोमिया बर्गर है स्पेशल हमारा। नाजरीन, मेरे लिए बर्गर तैयार हो गया है, अब मैं खा के बताऊंगी ये है कैसा। नाजरीन, मेरा इटालियन पिज़्ज़ा और अमेरिकन बर्गर आ चुका है। अब मैं टेस्ट करूंगी और बताऊंगी बना कैसा है। इतना टेस्टी है, बिल्कुल लाइट सा इसका जो डो बनी हुई है, हल्का फुल्का सा है, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है। और अब मैं ट्राई करूंगी अमेरिकन बर्गर। मीट एकदम पका हुआ है इसमें और बहुत यम्मी है। यहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट खाने में, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। जिक्र हेल्थ एंड फिटनेस का, खुशबख्त हमारे साथ मौजूद है हमारी फिटनेस ट्रेनर जो डेली हमें बताती हैं कि आज उनके पास नई एक्सरसाइज क्या है। वेलकम खुशी वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग। क्या है नया आज बताने के लिए? आज मैं फुल बॉडी बताऊंगी। इट्स फुल बॉडी फ्राइडे, सो 2 दिन छुट्टी है तो हम थोड़ी इंटेंसिटी हाई रखेंगे आज की। यस, सो वी नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। जो बिगनर्स हैं वो 2 kg यूज़ कर लें, जो बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो 4 kg यूज़ कर लें, ठीक है। सिंगल आर्म स्नैचेस थ्रस्टर्स करेंगे, squat and press, squat and press, then switch 10 reps each side, squat and press, squat and press. Second would be swings, hip thrust करना है आगे ले जाके डंबल को, breathe out. Third exercise is gonna be burpees over the dumbbell, jump to the side and burpees, and last would be on the floor
रेनेगेड रोज, सॉरी गॉबलेट स्क्वाट्स। ऐसे होता है जब टाइम का मुकाबला सब। ओके, सो दिस इज द फोर्थ वन। ओके, गॉबलेट स्क्वाट्स। दिस इज 10 reps में खुशी है? 10 reps ईच। 20 मिनट्स में आपने रिपीट करते जाना है टिल दी 20 मिनट्स खत्म हो जाए तब तक। 10 मिनट लाइक 6 से 7 राउंड हो जाए। ये 10 करके 20 में बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 20 मिनट्स में एटलीस्ट आपके 6 to 7 राउंड हो जाएंगे। कौन से बॉडी एरियाज हैं जिस पे आप कहती हैं कि इसका इम्पैक्ट है जो आप कह रही हैं? फुल बॉडी है? फुल कोर, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बैक, लेग्स, एवरी मसल। थैंक यू खुशी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इतने कम टाइम में सम अप करने के लिए। हमारे पास 2-3 और चीजें भी जो डिस्कस करनी है, सो व्हाट वी हैव बिल्कुल। और पोल हमने अनाउंस किया था, क्या ऑपोजिशन का जलसा हुकूमती मुश्किलात में इजाफा करेगा? पोल के रिजल्ट्स आपने व्हाट्सएप नंबर पे भेजे। 63% लोग कहते हैं नहीं, जबकि 32% लोग कहते हैं हाँ, मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सो लिहाजा ज्यादा जो एक रेशो आई है वो नहीं। लोग समझते हैं कि ये जलसा शायद हुकूमती मुश्किलात में इजाफा, अमूमी तौर पे एक तासुर भी होता है कि जलसों से गवर्नमेंट्स नहीं गिरा करती। खैर, थैंक यू वेरी मच, आपने पार्टिसिपेट किया, करते रहिए। और चूंकि वीकेंड भी है तो हमने कहा कि थोड़ा लाइटर एंड पे हम बात कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। आज वजीर आजम नस्र साइंस पार्क जा रहे हैं, जहाँ पे वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर स्टंट्स का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में दूसरा, जबकि ओवरऑल दुनिया में 18वां मुल्क बनने जा रहा है जो खुद से हार्ट स्टंट्स बनाएगा। सो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, हमने अब तक पहुंचाया। आई होप ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल, आपसे हम इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को लाइव शो में, लेकिन कल 2 दिन हमारा बेस्ट ऑफ चलने वाला है। आपने वीकेंड एंजॉय करना है। टिल देन, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।